नमस्कार। बिहार ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये कहानी है साम्राज्यों के बनने और बिखरने की। ये कहानी है ज्ञान के उस चिराग की जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया। और ये कहानी है आज़ादी की उस पहली चिंगारी की जो यहीं से भड़की थी। तो चलिए आज बिहार के हजारों साल के इस शानदार सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे इस जमीन ने भारत की किस्मत को शक्ल दी। सवाल तो यही है ना? आखिर कैसे एक ही जगह से इतने बड़े बड़े साम्राज्य बने? कैसे यहीं से दुनिया को दो महान धर्म मिले और कैसे यहीं से भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा मिली? बिहार कोई साधारण राज्य नहीं है, ये तो भारतीय सभ्यता का पावर हाउस रहा है। आइए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन बिहार से। उस जमाने में एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था मगध। और धीरे धीरे यही मगध पूरे प्राचीन भारत की सत्ता का सेंटर पॉइंट बन गया। अब सवाल ये उठता है कि मगध ही क्यों? उस वक्त तो 16 महाजनपद थे, तो आखिर मगध में ऐसा क्या खास था जो वो इतना ताकतवर बन गया, इतना कि उसी की नींव पर भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा हुआ। इसकी वजह थी, और वो भी एक नहीं, कई। देखिए, मगध की कामयाबी के पीछे ये 4 बड़े कारण थे। पहला, भूगोल। गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन, मतलब सेना और लोगों के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं। ऊपर से गंगा और सोन जैसी नदियों ने इसे एक नेचुरल किले जैसा बना दिया था। दूसरा, पैसा। छोटा नागपुर के इलाके से लोहा और तांबा मिलता था, जिससे बेहतरीन हथियार बनते थे, और नदियों से होने वाले व्यापार पर भी इनका कब्जा था। तीसरा, लीडरशिप। एक के बाद एक ताकतवर राजा आए। और चौथा, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, वो थी उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी। उन्होंने ही पहली बार जंग में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल शुरू किया, जो किसी भी दुश्मन की सेना में खलबली मचाने के लिए काफी थे। और मगध की इसी जबरदस्त शक्ति ने जन्म दिया भारत के पहले साम्राज्य को, मौर्य साम्राज्य। और ये बस एक और राज नहीं था, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाने की पहली बड़ी और कामयाब कोशिश थी। अच्छा, जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये तारीख 322 ईसा पूर्व याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। यहीं से उस साम्राज्य की कहानी शुरू हुई जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल के रख दिया। जरा इस नंबर को देखिए, 6 लाख। रोमन इतिहासकार प्लिनी के मुताबिक मौर्यों की पैदल सेना में 6 लाख सैनिक थे। ये सिर्फ एक आर्मी नहीं थी, ये एक विशाल मिलिट्री मशीन थी जिसने लगभग पूरे सबकॉन्टिनेंट पर मौर्यों का परचम लहरा दिया था। अब ये स्लाइड सीधे सीधे बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ लड़ाई से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए एक बेहतरीन सिस्टम चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन अध्यक्षों के बारे में बताया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड थे। जैसे सीताध्यक्ष सरकारी जमीन का हिसाब रखता था और शुल्काध्यक्ष टैक्स वगैरह देखता था। ये आज के मॉडर्न गवर्नेंस जैसा ही एक सिस्टम था। अब इतना बड़ा साम्राज्य था तो उसे चलाने के लिए अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। ये टेबल आपको याद रखनी चाहिए। उत्तर में तक्षशिला से लेकर दक्षिण में सुवर्णगिरी तक हर राजधानी एक स्ट्रेटेजिक सेंटर थी, जहां से व्यापार और प्रशासन पर नजर रखी जाती थी। मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेशन इतना कामयाब क्यों था, उसका एक बड़ा राज ये भी था। मौर्यों के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। बिहार की धरती से एक और महान साम्राज्य का उदय होता है, गुप्त साम्राज्य। लेकिन इस बार की कहानी तलवारों से ज्यादा कलम और ज्ञान से लिखी गई। इसे भारत का गोल्डन एज क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इन दोनों साम्राज्यों के काम करने के तरीके में एक बड़ा फर्क था। जहां मौर्यों का सिस्टम बहुत सेंट्रलाइज था, मतलब सारी पावर राजा के हाथ में थी, वहीं गुप्तों ने अपने प्रांतों को ज्यादा आजादी दे रखी थी। मौर्यों का फोकस था पॉलिटिकल यूनिफिकेशन पर, जबकि गुप्तों ने कल्चर और साइंस पर ज्यादा ध्यान दिया। ये कंपैरिजन एग्जाम के लिए बहुत काम का है। और ये रहा जवाब कि इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। जरा सोचिए, नालंदा यूनिवर्सिटी जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, इसी दौर में कालिदास जैसे महान कवि हुए। इसी दौर में आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, जिसने मैथ्स को हमेशा के लिए बदल दिया। और तो और आम लोगों के लिए मुफ्त अस्पताल भी बनाए गए थे। ये सचमुच ज्ञान और संस्कृति का एक सुनहरा दौर था। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल से निकलकर मध्य युग में आते हैं। इस दौर में दिल्ली की सल्तनत थी, मुगल आ रहे थे, लेकिन इसी बीच बिहार का नाम एक बार फिर से रोशन हुआ, और वो किया सासाराम के एक अफगान शासक शेर शाह सूरी ने।
ये बात बहुत दिलचस्प है कि शेरशाह सूरी ने सिर्फ 5 साल राज किया। सिर्फ 5 साल, लेकिन उनके काम का असर आज तक है। जो रुपया आज हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, उन्होंने ही बनवाई थी। और पाटलिपुत्र, जो लगभग गुमनाम हो चुका था, उसे पटना के नाम से फिर से एक बड़ा प्रशासनिक सेंटर बनाया। ये सिर्फ सुधार नहीं थे, ये मॉडर्न भारत की नींव रख रहे थे। अब हम आ गए आधुनिक इतिहास में, और ये हिस्सा बहुत ही जरूरी है। ये वो दौर था जब एक आंदोलन ने जन्म लिया, जिसने बिहार को उसकी आज की शक्ल दी, उसकी अपनी अलग पहचान दी। तो सवाल ये था कि बिहारियों के लिए आंदोलन हुआ क्यों? देखिए, वजह सीधी सादी थी। बिहार की भाषा, कल्चर, सब कुछ बंगाल से अलग था। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा होने की वजह से सरकारी नौकरियों और दूसरे मौकों पर बंगालियों का दबदबा था। बिहार के लोगों को लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और उन्हें अपनी पहचान बचाने के लिए एक अलग प्रांत चाहिए। और मजहरुल हक का ये कोट इस आंदोलन की आत्मा को बताता है। ये कोई अलगाववादी आंदोलन नहीं था। बात देश से अलग होने की नहीं थी, बल्कि एक मजबूत भारत के अंदर एक मजबूत और स्वाभिमानी बिहार बनाने की थी। और आखिरकार वो दिन आया, 22 मार्च 1912। ये तारीख अपने एग्जाम के लिए नोट कर लीजिए। यही है आधुनिक बिहार का जन्मदिन। इसी दिन बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। बिहार की कहानी यही खत्म नहीं होती। इसका सबसे जरूरी पन्ना तो अभी बाकी था, और वो था आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा। चंपारण की जमीन से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने पूरे देश में आज़ादी की आग लगा दी। चंपारण सत्याग्रह 1917, ये एक और तारीख है जिसे भूला नहीं जा सकता। ये भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। अंग्रेज जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे और उन्हें कुछ देते भी नहीं थे। उन्हीं किसानों के हक के लिए गांधी जी ने आवाज उठाई, और यहीं बिहार की धरती पर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि बिना हथियार उठाए अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी सबसे बड़ी ताकतों को झुकाया जा सकता है। ये भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक टर्निंग पॉइंट था। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। 3222 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य जिसने भारत को एक किया। 5वीं सदी नालंदा यूनिवर्सिटी ज्ञान का केंद्र। 1540 शेरशाह सूरी और उनके बेहतरीन सुधार। 1912 आधुनिक बिहार का जन्म, और 1917 चंपारण सत्याग्रह जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई राह दिखाई। ये वो तारीखें हैं जो बिहार के गौरवशाली इतिहास की गवाही देती हैं। तो ये थी कहानी बिहार की, साम्राज्य को जन्म देने से लेकर आज़ादी की लड़ाई की मशाल जलाने तक। ये एक ऐसी विरासत है जो हमें याद दिलाती है कि ये ज़मीन हमेशा से विचारों, शक्ति और बदलाव का केंद्र रही है। अब सवाल बस एक ही है कि इतिहास के पन्नों में बिहार अपना अगला अध्याय क्या लिखेगा।